अस्तित्ववादी विज्ञान देखा है। सह अस्तित्ववादी नजरिए से बाबा जी ने इसको समझाने की कोशिश की है और उसमें आगे जो गुंजन भाई ने बात किया उसी में चैप्टर 14 में दिशा और दृष्टि का हम बात करेंगे। हमने यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन में ही पीडीएफ ओपन करके रखा है, तो आपको लगेगा कि मैं कैमरा के सामने देख के बात कर रहा हूँ और मैं लैपटॉप में से ही पढ़ रहा हूँ। तो अभी अध्याय शुरू करते हैं, दिशा और दृष्टि। दिशा के संबंध में मानव सूर्य के सम्मुख खड़े होकर आगे पीछे दाहिने बाएं के रूप में दिशा को पहचानना प्रचलित है। इसे नाम भी दिया जा चुका है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह भी प्रचलित है। इसके बाद दिशा के मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही। हर मुद्दा सह अस्तित्व में से के लिए ही निर्धारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा भी सह अस्तित्व के अर्थ में ही निर्धारित होना स्वाभाविक है। सह अस्तित्व में पूरकता उपयोगिता विधि समाया ही रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए किसी एक को ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है, जैसा मानव को धरती के साथ हम ध्रुव रूप में पहचानते हैं। तो बहुत ही सरल, जैसे बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि 4 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। और वो चारों दिशाएं कैसे है, तो यदि हम सूर्य के सम्मुख मुंह कर खड़े हो तो सामने पूरब, पीछे पश्चिम और फिर एक तरफ उत्तर और एक तरफ दक्षिण। और ये दिशा किस आधार पर निर्धारित होगा, तो अस्तित्व में जो है सह अस्तित्व है उसके आधार के ऊपर दिशा हमने निर्धारित किया है। और इसी क्रम में दिशा को पहचानने के लिए हमने मानव को ध्रुव रूप में स्वीकारा हुआ है। ये जो रेफरेंस है वो हमने मानव को माना हुआ है। इसमें आगे देखेंगे तो एक बिंदु अनेक अंशों का केंद्र बना जाता है। केंद्र से कुछ दूरी पर 2 अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है। इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। अंशों का संयोजन विधि से ही कोण होना स्पष्ट होता है। उक्त प्रकार से हर वस्तु एक केंद्र बिंदु, हर केंद्र बिंदु में अनंत अंश जुड़े रहते हैं। जैसा पहले 45 अंश को एकजुट में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी ओर 8 दिशा हो जाती है। इसी प्रकार 90 विभाजन विधि से 4 दिशा बन जाती हैं। 180 के विभाजन करने पर 2 दिशा बन जाती है। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तुएं अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि समझ में आता है। तो इसमें दूसरा मुद्दा ये कह रहे हैं कि एक अंश है या एक बिंदु है, वो अनेक अंशों का केंद्र बन जाता है। हम कोई भी प्लेन पेपर ले ले और उसके सेंटर में या कहीं भी एक बिंदु ले, तो उसके आसपास अनंत अंश समाये हुए हैं। और हम दिशा तय करने के लिए यदि हम मैथमेटिक्स में भी पढ़े ही है कि 45 अंश के जो भाग करते हैं हम एक सर्कल को लेके, या कोई भी प्लेन के 45 के हम कोण बनाते हैं तो 8 हिस्से मिलते हैं। और 90 के बनाते हैं तो 4 हिस्से मिलते हैं और 180 में 2 मिलते हैं। तो वैसे ही दिशा निर्धारण करने के लिए हमने उसको कोण और
उस हिसाब से बांटा हुआ है। तो जो 4 दिशाएं मिलती है तो वो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। फिर हमने और गहराई में अध्ययन करके और 4 दिशा भी पहचानी हुई है। जो 45-45 के हम कोण करेंगे तो 8 दिशा मिलेगी। वो है ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। तो इस प्रकार से दिशा निर्धारण के लिए हमने एक वस्तु अनंत अंशों के केंद्र होने की विधि समझ में आई है। दूसरी विधि यही है, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु। धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कोण यानी किसी केंद्र के अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है, क्योंकि सूरज भी चांद भी अनंत अंश का ही केंद्र है। जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी, सूरज के 90 अंश अथवा 180 अंश पर होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है, 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। तो दूसरी विधि दिशा पहचानने की है कि हमको पता ही है कि एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु अस्तित्व में है। तो पूरे सौर मंडल को देखें तो सूर्य है, चांद है, धरती है, वो एक दूसरे के सामने हैं और ये भी अनंत अंशों का केंद्र बने हुए हैं। और हम सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित करेंगे तो देखने वाले के हिसाब से देखें तो 90 अंश और सूरज जो दिखता है उसके आधार पर 180 अंश हमको दिखता है। इसके बारे में और आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी आगे की लाइन में पढ़ते हैं। देखने वाले के रूप में मानव को हम पहचान चुके हैं। आगे जो दिशा को देखने की बात आई उसमें देखने वाला मानव है, ये हमको स्पष्ट है। मानव की दृष्टि को जिस ओर दौड़ता है वह दोनों आंखों के साथ 90 अंश ही बनता है। इसी का नाम दृष्टिपात है। 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है। यह बिंदु ठीक दोनों आंखों के पीछे दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर ही होती है। यह मेधस तंत्र में ही स्थापित रहता है, भौतिक रासायनिक तंत्र के रूप में स्थापित रहता है। चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ क्रियाशील रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव यानी जीवन की उपस्थिति में ही दिशा, काल आदि बोध होने की बात किया जा सकता है। तो हमने पहले जो 90 और 180 अंश के बारे में बात की, तो पहचानने वाला और देखने वाला मानव है। और मानव अपनी दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है तो आंखों के साथ दोनों आंखों के मिला के 90 अंश ही बनता है। जैसे अभी मैं यहाँ स्क्रीन में देख रहा हूँ तो मुझे इतना हिस्सा दिख रहा है, तो वो 90 अंश जितना हिस्सा ही दिखेगा। और इसको बाबा जी ने दृष्टिपात नाम दिया है। और ये पूरा जो चक्षु तंत्र किस तरह से काम करता है, तो ये जो दिशा बन रहा है, ये कौन बन रहा है, उसका मूल शुरुआत अपने चक्षु के पीछे एक बिंदु है, वहां से शुरू होता है। और दोनों चक्षु स्नायु से जुड़े हुए हैं और ये स्नायु मेधस तंत्र में स्थापित होते हैं और भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। और यह मेधस तंत्र जीवन से जुड़ा रहता है। इसीलिए जीवन की उपस्थिति में ही मानव को दिशा, काल आदि का बोध होने की संभावना है।
यदि जीवन नहीं है तो हमको दिशा या काल का बोध संभव नहीं है। यांत्रिक विधि से भी यदि हम दिशा काल संबंधी क्रिया करते हैं तो उसमें भी पहले कही हुई सभी क्रियाएं मानव से संबंधित रहते ही हैं। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है, स्वयं प्रमाण के मूल में भी मानव ही है, क्योंकि मानव ही प्रमाणित करने वाली इकाई है। किताब प्रमाण के मूल में भी मानव ही प्रमाण है। इस प्रकार मानव का प्रमाण विधि को समझने के क्रम में चक्षु तंत्र को समझना भी आवश्यक रहता है। ये विज्ञान पक्ष को या भौतिक पक्ष को हम देखें, उसमें हम जो दिशा काल उसका निर्धारण करते हैं तो उसके पीछे भी हम जो विधि से करते हैं वो मानव ने ही बनाया हुआ है, और जो यंत्र भी हमने बनाए हैं वो खुद स्वयं मानव ने बनाए हैं। तो यदि वो यंत्र प्रमाण होता है, यंत्र ठीक से काम करता है, तो उसके पीछे मानव ही प्रमाण है। और जो सभी पुस्तकें हैं, अभी तक का पूरा जितना थियोरी है वो भी मानव ने ही लिखा है। तो अल्टीमेटली देखें तो मानव ही प्रमाण है। और इस तरह समझने के क्रम में हमको चक्षु तंत्र का आवश्यकता है। आगे हम देखें, दृष्टिपात अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। इसी क्रम में दृष्टिपात में आने वाली सभी वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में रहने पर उसका विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है। बोध होने की क्रिया जीवन में ही होती है। चक्षु तंत्र द्वारा भी मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ में आता है। ऐसी वैभव संपन्नता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह हर मानव में शोध पूर्वक पहचाना जा सकता है, अपने में भी अन्य में भी। हमने जो दृष्टिपात के बारे में चर्चा की तो वो हर मानव में 90 अंश का ही विस्तार बनाता है। और इसी दृष्टिपात में नजर में आने वाली सभी अच्छी निश्चित दूरी में वस्तुएं हमको दिखती हैं और उसका बोध होता है। और चक्षु तंत्र द्वारा जो हमको दिखता है उसका बोध जीवन में होता है। और इसी प्रकार के हमको मानव शरीर और जीवन का अविभाज्य रूप होना समझ में आता है। जो बाबा जी ने बड़ा अनुसंधान में दिया है कि मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप है, तो चक्षु तंत्र द्वारा भी हम उसको समझ सकते हैं। तो ये पूरी कड़ी है। जैसे हम आंखों से जो देखते हैं वो अपने चक्षु तंत्र में आता है, और फिर चक्षु तंत्र मेधस तंत्र से जुड़ा हुआ है, और मेधस तंत्र जीवन से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जो चक्षु द्वारा हम देखते हैं उसका समझ, उसका बोध हमको जीवन में होता है। इन तीनों में से यदि कोई भी नहीं है तो हमारी देखने की क्रिया नहीं होती है। यदि जीवन नहीं है तो भी हम देख नहीं सकते, यदि मेधस नहीं है तो भी हमारे चक्षु काम नहीं करेंगे। मेधस की अनुपस्थिति में चक्षु तंत्र जीवित रह सकता है, पर जो उसको दिखेगा वो जीवन में बोध नहीं हो सकता, क्योंकि मेधस जीवन और चक्षु तंत्र तीनों जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से भी हम मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य स्वरूप होना समझ सकते हैं, और इसको हम अपने में भी देख सकते हैं और अन्य मानव में भी समझ सकते हैं। दिशा देश को पहचानने के लिए
दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। इसके बिना दिशा निश्चयन, पहचान और उपयोगिता का प्रमाण संभव नहीं है। इसमें प्रधानतः दृष्टि के संदर्भ में दृश्य को पहचानने के मानव ही एकमात्र समर्थ इकाई है। मानव को दिशा को निर्धारित कर लेने की आवश्यकता इस धरती पर है। तो हमको यदि दिशा और देश को पहचानना है तो उसके लिए दृष्टि की आवश्यकता है, और दृष्टि के बिना निश्चयन, पहचान और उपयोगिता संभव नहीं है। और दृष्टि से ही हमको उपयोगिता, पूरकता समझ में आएगा। तो किस दृष्टि की बात हो रही है उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो मानव ही दिशा को, देश को और दृष्टि को समझने के लिए एकमात्र समर्थ इकाई है। तो हमको किस दृष्टि को समझना है, किस दृष्टि से दिशा तक पहुंचना है, वो आगे बाबा जी ने दिया है। उससे पहले हम जो भौतिक रूप में दिशा को है, उसका हमारे जीने में क्या आवश्यकता है, उसके लिए लिखे हैं, धरती से बाहर विद्यमान ग्रह गोल से भी वास्ता है। इस क्रम में आकाश में गतित होने के लिए भी दिशा निर्धारण एक आवश्यक स्थिति है। जल यात्रा में भी आवश्यक है। धरती पर गांव से गांव जाने के लिए दिशा निर्धारण अति आवश्यक है। जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। इस प्रकार मानव की प्रवृत्तियां बहुआयामी होने के आधार पर, बहुकोणीय होने के आधार पर, दिशा निर्धारण होने के आधार पर ही कार्य निर्धारण होना पाया जाता है। तो अभी जो हम सोचे कि दिशा का कहाँ कहाँ हमको जरूरत रहता है, तो बहुत ही सिंपल है कि एक जगह से हमको दूसरी जगह जाना है, तो अभी हम जीपीएस का या मैप का या साइन बोर्ड लगे हुए उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमको दिशा चाहिए। और जब ये सब नहीं था, रास्ते नहीं बने थे, तो बहुत पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो ऐसे बात करते थे कि यहाँ से पूरब की दिशा में इतने आगे जाओ और वहां से यहाँ मुड़ोगे तो फिर ये जगह पर पहुंचोगे। फिर हम हवाई जहाज में भी सफर करते हैं और समुद्र में भी सफर करते हैं, तो कोई एक निश्चित जगह पर पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निश्चित दिशा की आवश्यकता है। और उसको हम मानव जाति ने अभी निश्चित रूप से पहचान लिया है, और उससे भी अधिक हमने दूसरे ग्रह गोल से भी हमारा वास्ता है, इसीलिए वहां तक पहुंचने का भी दिशा निश्चित कर चुके हैं। जैसे मंगलयान हम भेजते हैं, चंद्र पर हम मानव को भेजते हैं, अंतरिक्ष में हमारे सब यान कार्यरत हैं, तो इस दिशा को हमने पहचान लिया है। तो जो भौतिक दिशा है उसको पहचान के हम उसको अच्छे से उसका उपयोग, पर जो दिशा को अब मानव को पहचानने की आवश्यकता है वो है, जो लेखक कह रहे हैं, जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए निश्चित दिशा की आवश्यकता है। तो इसको आगे भी हम चर्चा करेंगे। आगे लिखे हैं, भूचर, जलचर, नभचर विधि से हमें जहां गतित होना है, इसके लिए गम्य स्थली को निर्धारित करने की आवश्यक रहती ही है। ऐसे निर्धारण के उपरांत ही निश्चित लक्ष्य गम्य स्थली के लिए निश्चित दिशा विधि से ही पहुंच पाते हैं। इसे हर व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे पर परीक्षण कर सकता है। तो आगे का जो पैराग्राफ है उसी का दूसरी विधि से बता रहे हैं कि हमको कोई निश्चित गम्य स्थली पर पहुंचना है, तो चाहे भूचर हो, नभचर हो या जलचर हो,
हम किसी भी विधि से यात्रा करते हो, हमको हमारा लक्ष्य पहचानना, गम्यस्थली पहचानना आवश्यक है। तो यहाँ आगे भी हमको बाबा जी बोले कि दिशा क्या पहचाननी है, तो जागृति क्रम, जागृति की दिशा को पहचानना है, विकास की दिशा को पहचानना है। तो हम हमारी गम्य स्थली को किस रूप में पहचानते हैं, ये हमारे स्वमूल्यांकन के लिए एक प्रश्न है कि हमने गम्य स्थली को भौतिक समाधान के रूप में पहचाना है कि बौद्धिक समाधान के रूप में पहचाना है। यदि भौतिक समाधान के रूप में हमने पहचाना है तो ये जो सब यात्राएं हैं, सब हम अभी जितना भी शोध कर रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन के वर्क है, यात्राएं होती है, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो सब को यदि हमने स्वीकार लक्ष्य या गम्य स्थली मान लिया है तो ज्यादा समय हमारा उसमें जाता है। और हमने बौद्धिक समाधान को, हमारे जीवन के विकास को, जागृति की दिशा को गम्य स्थली माना है, तो हमारा ज्यादा समय, हमारा ज्यादा सोचना उसमें जाता है। इसके आगे यह भी सुस्पष्ट हो गया कि दृष्टि के बिना दिशा अपने में निर्धारित होती ही नहीं, दृष्टि के साथ ही दिशा निर्धारण हो पाता है। दृष्टि का केंद्र मानव ही है, मानव में ही समझने की दृष्टि समाहित रहती है। चक्षु तंत्र के साथ ज्ञान तंत्र, सोच, विचार, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध, अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती है। इसके लिए मानव में जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। तो हमने आगे भी एक दो बार बाबा जी ने कहा है, और ये लेखक जो बाबा जी है, नागराज जी है, उनका लिखने का एक स्टाइल है कि हमको बार बार अलग अलग विधि से, उन्होंने हर अलग प्रकार से सोचते हुए व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से लिखा है और अलग अलग जगह पर बारी बारी से एक ही बात को कहने की कोशिश की है, जिससे हम उसको आसानी से समझ सके। तो दृष्टि के बिना दिशा निर्धारित होती नहीं। तो कोई भी हम दिशा लेते हैं, उसके पीछे दृष्टि समाया ही रहता है। जैसे कि हम कोई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कि मैं अपने घर से यहाँ मानव तीर्थ अध्ययन के लिए आना है मुझे, तो यहाँ के पहुंचने की जो दिशा है, उसके पीछे का दृष्टि है कि अध्ययन करना, और दृष्टि का जो केंद्र है वो मानव ही है। मानव ही दृष्टि को पहचानता है, और वो किस प्रकार से मानव पहचानेगा? अध्ययन पूर्वक, श्रवण, मनन, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध और अनुभव से मानव में दृष्टि संपन्नता होती है। और इसके लिए मानव को जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। आगे लिखे हैं, दृष्टि मानव में सह अस्तित्व विधि से ही सभी आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्यों में सार्थक होना स्पष्ट है। इसीलिए दृष्टि पूर्वक ही लक्ष्य, दिशा निर्धारण होना समझ में आता है। फिर से दृष्टि को समझने के लिए ही बाबा जी ने जोर दिया है। तो मानव व्यवहार दर्शन में भी आगे अध्याय में आया कि लिए एक प्रश्न है ही कि क्या हमारा दृष्टि कैसा है, प्रिय हित लाभ में है कि न्याय धर्म सत्य में है। और इस दोनों में से जैसा हमारा दृष्टि है, उस प्रकार से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। यदि हमारा दृष्टि प्रिय हित और लाभ का ज्यादा है, तो उस समय में हम उस प्रकार से उस दिशा में गतित रहते हैं। और यदि हम न्याय धर्म सत्य के तरफ प्रयासरत है, तो हमारा दिशा भी उसी प्रयासों में आगे बढ़ता है।
तो यहाँ पे पूरा हम चैप्टर का यदि एक छोटा समरी करें तो दिशा और दृष्टि में बहुत ही सरल भाषा में हम दिशा को पहचानते हैं। दिशा की क्या आवश्यकता है, तो हमको कोई एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए दिशा उपयोगी है, और दिशा को मानव जाति ने भौतिक रूप में पहचान लिया है, और इसी से हम जल यात्रा, हवाई यात्रा और धरती पर भी यात्रा करते हैं, और पूरी दुनिया जुड़ चुकी है और एक कोने से दूसरे कोने तक हम यात्रा कर चुके हैं। और इवन मानव चंद्र पर भी, और हमारे जो यंत्र है वो मंगल पर भी यात्रा करके आए हैं। पर अभी जो और आवश्यकता है मानव की जागृति के लिए, हमको जागृति की दिशा को पहचानने की आवश्यकता है, और उसके पीछे की हमारी दृष्टि को पहचानने की आवश्यकता है, और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि और जागृति की दिशा में हमको और सारी मानव जाति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न को देख लेते हैं हम। हाँ, इन्होंने लिखा है कि ऊपर और नीचे भी तो दिशा है। तो हाँ, दिशा को हमने वैसे भी पहचाना है। पहले कई पुराणों में भी लिखा है कि जो लोग प्रतिज्ञा लेते थे पुराणों की कहानियों के अनुसार, तो उसमें 10 दिशाओं ऐसा वाक्य प्रयोग करते थे। तो ऊपर नीचे भी दिशा है, और 8 कुल मिला के 8, और फिर ऐसे ऊपर नीचे करके 10 दिशा को हम पहचानते ही हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कोण, यानी एंगल। ये भी मैथमेटिक्स में हम 7th 8th स्टैंडर्ड से करते ही आए हैं। कोण के संदर्भ में किसी एक इकाई को एक केंद्र बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत बिंदु में अनेकानेक अंश समाया हुआ सुस्पष्ट हो चुका है। कितने भी अंशों की हम परिकल्पना कर सकते हैं, उससे अधिक अंश एक बिंदु में जुड़ा ही रहता है। ऐसी जुड़ी हुई निश्चित बिंदु पर समांतर रेखा यानी आधार रेखा को जोड़ने वाली लक्ष्य रेखा को स्थापित करने पर कोण स्पष्ट हो पाते हैं। अगले टॉपिक में भी आया था मुद्दा कि कोई एक केंद्र को बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत अनेकानेक अंश उसमें समाये रहते हैं। तो कोई एक बिंदु को हम उसके समांतर आधार रेखा ड्रॉ करें, और उससे फिर कोई और एक दिशा में समांतर लक्ष्य रेखा को हम बनाते हैं, तो इससे हमको कोण पता चलता है। एक सरल उदाहरण ले तो जैसे हमारी रिस्ट वॉच होती है या वॉल क्लॉक है, उसमें हम देखें तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक जो डायल है वो 3 के ऊपर है, तो एक वो बेस रेखा हो गई, आधार रेखा हो गई, और जो मिनट का कोण है, इस तरह से कोण स्पष्ट होता है। हर 2 अंशों को जोड़ने पर निश्चित अंशों का कोण के आधार पर ही अंशों का पहचान होता है। समकेंद्रीय रेखा का मतलब एक बिंदु से जुड़ी हुई और सभी और फैली हुई रेखा है। इसको अंश विभाजन रेखा के नाम से भी पहचाना गया है। इसी विधि से समकेंद्रीय रेखा एक बिंदु में बहुत सारा जुड़ा हुआ चित्र को हम हर व्यक्ति बना सकते हैं। ऐसे परस्पर रेखाओं की जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे परस्पर रेखा की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसी क्रम में दृष्टिपाट की पहचान हो जाती है।
स्पष्ट भी होती है, स्वीकार भी होती है। तो कोण के बारे में और विस्तृत किए हैं कि हर दो अंशों को जोड़ने पर हमको जो प्राप्त होता है वो कोण है, और हर दो समांतर रेखाओं को जोड़ने पर भी, तो जैसे हम डायल में 1 और 3 को बीच में मध्य से जोड़ते हैं घड़ी के, तो फिर वो जो समांतर रेखा बनती है वो अनंत फैली हुई रेखा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे विस्तृत होती जाती है, और उसका मिलने का बिंदु है वो मध्य में ही होता है जिससे वो रेखा जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही एक दृष्टि पाठ को हम समझते हैं। जैसे आगे भी हम चर्चा किए कि हमारी आंखों में जो दिखता है 90 के कोण में, तो उस पीछे हमारे चक्षुओं के पीछे एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा है। अंश, कोण, विस्तार, दूरी, ये सब मानव दृष्टि के गम्य तथ्य हैं। इसीलिए मानव की दृष्टि को आधार में रखते हुए हर तथ्य को पहचानने की विधि बनती है। इसी प्रकार दूसरे विधि से किसी समतल रचना पर दो ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, इसी समझ के आधार पर 3 ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ने पर कोणों का पहचान होती है। हर कोण किसी न किसी निश्चित संख्यात्मक अंशों का चित्र होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा और कोण दोनों स्पष्ट होते हैं। इसी के साथ दूरी भी स्पष्ट होती है। तो एक और अलग विधि से हम देखें तो कोई एक समतल पर 2 ध्रुवों को पहचाने या 3 ध्रुवों को पहचाने, और वो ध्रुवों को जोड़ने वाली समांतर रेखाएं हैं, उससे भी हम कोण को पहचान सकते हैं। जैसे इंडिया का मैप को उदाहरण ले तो एक ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर, और उसको मिडल से हम जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ते हुए और ऐसे अनंत कोण बन सकते हैं। और सर्कल में हमने विज्ञान में उसको पहचान कर 360 भागों में बांट लिया है हमारी सरलता के लिए, कैलकुलेशन के लिए, पर अनंत कोण हम बना सकते हैं। और इसी के साथ दूरी और दिशा कोण के साथ ही स्पष्ट होता है, और इन स्पष्टताओं के साथ हमने भौतिक जगत में बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, और हमारा जो उसका उपयोगिता भी देखे, कोण, दिशा और दूरी स्पष्ट होने से हमने जो किया है, तो जैसे हम ऑर्चिड लगाते हैं, फल क्षेत्र लगाते हैं, उसमें भी हम पाइथागोरस का प्रयोग करके पेड़ों को लाइन से लगा सकते हैं जिससे वो सीधा देखे, फिर साइड से देखे या तिरछा देखे, एक ही लाइन में दिखते हैं। फिर हम यहाँ नए रास्ते बनाते हैं, रोड बनते हैं, तो उसमें भी हम सर्वेइंग करते हैं और दिशा और कोण को निश्चित करके, उसके साइज को निश्चित करके बनाते हैं। और सबसे ज्यादा जो हम उपयोग करते हैं वो समुद्र सफर है, हवाई सफर है, जहाँ कोई लैंडमार्क ही नहीं है, तो उसमें हम कोण के द्वारा ही दिशा का निश्चयन करते हैं। कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। कंटिन्यू करवाना है मुझे। आगे का हमारा टॉपिक है आयाम। आयाम, हम आयाम संबंधी भाषा प्रयोग करते ही आए हैं। कोई भी एक वस्तु 6 और से सीमित होते हुए 3 आयाम की बात करते हैं। इसमें भी मानव की दृष्टि ही प्रधान आधार है। किसी भी वस्तु के 6 और मानव के आंखों में प्रतिबिंबित होने के लिए कम से कम 3 प्रकार यानी 3 और से देखने की आवश्यकता बनी रहती है। इसी को हम 3 आयाम कहते हैं।
तो आयाम को हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आयाम क्यूबिक कोई स्क्वायर को देखते हैं तो उसके 6 साइड होते हैं। इसको हम सिंपल हमारे घर की जो कमरा है उसकी दीवार से भी पहचान सकते हैं। तो उसके 4 तरफ है और ऊपर नीचे मिला के 6 तरफ है। और 6 आयाम को समझने के लिए हमको कम से कम 3 दिशा से देखने की आवश्यकता है। उसको हम जो इंजीनियरिंग पढ़े उसमें जो ड्राइंग आता है उसमें भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू रहता है। तो एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ की आंशिकता को हम समझ पाते हैं। तो मानव को 6 आयाम को समझने के लिए कम से कम 3 अलग अलग दिशाओं से देखना आवश्यक है। इकाई अपने स्वरूप में व्यापक वस्तु में भीगी डूबी घिरी है। व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर मानव के दृष्टिपाट में वस्तु का अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब चक्षु में होने को ध्रुव बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है। ध्रुव बिंदु के रूप में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुएं अपने संपूर्ण आकार आयतन का 180 अंश तक मानव के चक्षु पर प्रतिबिंबित हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं। चक्षु पर प्रतिबिंबित होने वाली सभी वस्तुएं अपने में से आंशिकता को ही प्रतिबिंब रूप में होना परीक्षण निरीक्षण पूर्वक कर सकता है। इसे हर मानव प्रयोग कर सकता है। प्रयोग के लिए विविध वस्तुएं मानव के सम्मुख रखा ही है। इसमें एक मानव के सम्मुख खड़े होकर देखने पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और बनावट संबंधी निश्चित अच्छी दूरी से देखने पर 180 अंश अर्थात मानव रूपी वस्तु का आधा भाग ही दिखता है, बाकी आधा भाग ओझिल ही रहता है। तो हम जो देखने की प्रक्रिया करते हैं तो आगे हम पहले से ही इसमें अध्ययन किए ही है कि सारी इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी गिरी है, यही संपृक्तता है। और हम एक दूसरी इकाई को देख पाते हैं क्योंकि व्यापक पारदर्शी है। इसीलिए हम व्यापक पारदर्शी होने से दूसरी इकाई को देख पाते हैं। एक दूसरा हम यहाँ पर टर्म आ रहा है कि हम कोई भी इकाई को देखते हैं तो उसको 180 अंश तक ही देख पाते हैं। उसका बाकी का जो हिस्सा है वो ओझिल रहता है, यानी वो अस्पष्ट रहता है। उसका उदाहरण है कि जैसे हम 2 मानव एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर देखते हैं तो हमको सामने का हिस्सा दिखता है। जैसे अभी आपको मेरा सामने का हिस्सा मेरा फेस दिखता है और फेस के पीछे का जो हिस्सा है वो अभी नहीं दिख रहा है। तो हम हर कोई इकाई का 180 अंश तक ही देख पाते हैं। और इस प्रकार से आंखों से जो दिखता है वह अधूरा है। आंखों से देखकर केवल उसके आधार पर जो निर्णय करते हैं वह भी अधूरा है। इस पर आधारित जितने भी कार्यक्रम हैं उनका भी अधूरा होना स्वाभाविक है। मानव अपने तृप्ति पाने के क्रम में अधूरेपन को स्वीकारता नहीं। तो इस प्रकार हम जो आंखों से देखते हैं वो अधूरा है क्योंकि हमको आगे का 180 अंश तक का ही हिस्सा हम देख पाते हैं और इसके आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं वो भी अधूरे हैं। तो इससे फिर समस्याएं पैदा हुई।
तो इसको हम देखें तो हम सिर्फ रूप के आधार पर आंखों से जो दिखता है वो रूप दिखता है और वो भी अधूरा दिखता है। उसके आधार पर सारे निर्णय मानव जाति ने अभी तक लिए और उससे जो अभी समस्याएं हैं वो हम सब देख ही रहे हैं। और यदि मानव तृप्ति को केंद्र में रख के सोचता है तो तृप्ति के लिए मानव अधूरेपन को स्वीकारता नहीं है। आगे लिखे हैं, इस मुद्दे पर पहले भी सामान्य रूप में स्पष्ट किया जा चुका है कि गणित आंखों से अधिक, समझ से कम है। अर्थात गणित भाषा से जो बोध होता है वह आंखों से अधिक होता है, जबकि आंखों के आधार पर भी बोध होने की बात समझ में आता है अथवा चित्रित होने की बात आती है। तो हमको आंखों से जो दिखता है उससे भी थोड़ा अधिक हम गणित से देख पाते हैं, पर गणित से जो दिखता है वो समझ से तो कम है। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे कि समझ से दिखना क्या है। पर आंखों और गणित के बारे में कंपैरिजन करें तो हमको रूप बस दिखता है और उसका आकार दिखता है। रूप में आकार, आयतन और घन है, तो आंखों से हमको आयतन और घन का पता नहीं चलता है और गणित से हमको आयतन का पता चलता है। और वैसे ही आगे लिखे है, चित्र की नजर के आधार पर सोच विचार बना ही रहता है, वह भी अधूरा रहता है। चित्रों में आकार आयतन का 180 अंश ही दिख पाता है, नजरों में भी 180 अंश ही समा पाता है, जबकि गणितीय भाषा से जो बोध होता है वह आकार आयतन का पूरा बोध कराता है। आंखों में घन का कोई प्रतिबिंबन होता ही नहीं समझ में आता है। इसके आगे यह भी स्पष्ट किया है कि गणितीय विधि से जो कुछ भी हमको समझ में आता है उससे अधिक गुणात्मक और कारणात्मक भाषा से समझ में आता है। तो इसमें आंखों से जो दिखता है, गणित से जो दिखता है और समझ से जो दिखता है, उन तीनों के बारे में विश्लेषित किए हैं। तो आंखों से हमको सिर्फ आकार दिखता है और आयतन का 180 अंश कोण को ही हम देख पाते हैं। जैसे आगे हम मानव को लेकर जो उदाहरण की चर्चा की है, सिर्फ आगे का हिस्सा ही दिख रहा है। और गणितीय विधि से आयतन को भी हम पूरा समझते हैं और आकार को तो हम समझते हैं पहले। तो जो इक्वेशन हमने बना लिए उससे हमको आयतन भी पता चलता है। पर आंखों में घन का कोई प्रतिबिंब समझ में नहीं आता है और गणितीय भाषा से अधिक गुणात्मक और कारणात्मक भाषा से समझ में आता है। तो गुणात्मक भाषा जो है उसमें इकाई के परस्पर के प्रभाव हम समझ सकते हैं और कारणात्मक गुण को समझ सकते हैं और कारणात्मक भाषा में धर्म को हम समझते हैं। आगे लिखे हैं, क्योंकि हर वस्तु की संपूर्णता रूप गुण स्वभाव धर्म का समुच्चय है। रूप गुण स्वभाव धर्म संबंधी व्याख्या पहले किया जा चुका है। मानव में से के लिए हर वस्तु का बोध रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ ही संपूर्ण बोध और तृप्ति का कारण बन पाता है। इनमें से कोई भाग ओझिल रहने से मानव को तृप्ति होना संभव नहीं है। संपूर्ण समझ के आधार पर लिया गया निर्णय और कार्य व्यवहार समाधान कारक होगा, यह बात समझ में आती है। समस्या को मानव स्वीकारता नहीं, समाधान को स्वीकारता है। हर दिशा, कोण, आयाम में संपूर्णता के आधार पर लिए गए निर्णयों के साथ समाधान निर्गमित होता है। इसे भले प्रकार से हर मानव जांच सकता है। तो आगे भी चर्चा किए, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हर इकाई है, हर वस्तु है, उसका रूप गुण और स्वभाव धर्म का एक समुच्चय है।
तो कोई भी इकाई को समझने के लिए, वस्तु को समझने के लिए हमको इन चारों को समझना आवश्यक है। और इन चारों का बोध होना, संपूर्ण बोध होना, इसी से तृप्ति मिलेगा, यही तृप्ति का कारण बन पाता है। और संपूर्ण समझ के साथ ही जो निर्णय हम लेते हैं उसी से फिर हम समाधान की ओर गतित होते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हमको क्यों रूप गुण स्वभाव धर्म सबको समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम पदार्थ रूप में एक वॉल्केनो को ले, जो ज्वालामुखी होता है, तो उसको रूप को यदि बस हम देखेंगे तो देख के तो बड़ा सुंदर लगता है और उसके नजदीक जाने का किसी को इच्छा होता है, पर यदि हम उसके गुण को देखेंगे तो वो गुण हमारे लिए वो ठीक नहीं है, यदि उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। तो इसीलिए पदार्थ अवस्था है उसके सारे के रूप गुण स्वभाव धर्म को हमको समझना आवश्यक है। प्राण में यदि हम देखें तो मानव जाति ने अब तक ऐसे ही प्रयोग कर करके खाने के लायक उपयोगी वनस्पतियों को पहचाने हैं, क्योंकि कई वनस्पतियां विषकारक होती है और सारक मारक उसका गुण रहता है। फिर जीवावस्था में स्वभाव को देखें तो शेर के सामने जाके हम खड़े नहीं रहते, क्योंकि हमको पता है कि उसका जो स्वभाव है वो क्रूर है। और ऐसे ही ज्ञान अवस्था को समझने के लिए जो ज्ञानावस्था का धर्म है तो वो धीरता वीरता, ज्ञानावस्था का जो धर्म है वो सुखी होना, और इसका जो स्वभाव है धीरता वीरता उदारता और दया कृपा करुणा, तो इसको हमको पहचानना है। और जो ज्ञानावस्था की दृष्टि है वो न्याय धर्म की दृष्टि को हमें पहचानना है। तो इन सब को पूरे रूप गुण स्वभाव धर्म के समुच्चय को पहचानने के बाद, चारों अवस्थाओं और सभी इकाई के धर्म को पहचानने के बाद ही हम जो निर्णय लेते हैं वो समाधान की ओर ले जाते हैं। बाकी इसमें से कोई भी कमी है और हम निर्णय लेते हैं वो समस्या की ओर ले जाता है। उक्त प्रकार से आंखों के आधार पर निर्भर होकर जितने भी प्रयोग निर्णय मानव जाति ने किया है वह सब परिणामतः अनगिनत समस्या का स्वरूप हो चुका है। यंत्र प्रमाण आंखों से अधिक हो नहीं सकता, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान की चेष्टा आंखों को प्रयोग करना, आंखों को और ज्यादा सूक्ष्मतम रूप में देखने के लिए औजारों को बना लेना कर्माभ्यास में आ चुका है। अर्थात पावरफुल लेंस, लाखों करोड़ों गुना बड़ा दिखने वाला अरबों खरबों गुना दिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेंस भी प्रयोग में आ चुकी है। इन सब के उपरांत भी आंखों में जो होता है, आंख को अरबों गुना कारगर बना ले, अर्थ उतना ही निकलता है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान विवेक संयुक्त विधि से सह अस्तित्ववादी नजरिया से संपूर्ण को पहचानना, कारण गुण गणितात्मक भाषा से संप्रेषित हो पाना, बोध हो पाना, फलस्वरूप मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा रूपी लक्ष्य को पाना ही एकमात्र आवश्यकता है। तो फिर से हमको वही समझाने की कोशिश है बाबा जी की यहाँ पे, कि हमने आंखों को केंद्र में रख के आंखों से जो दिखता है उसको समझ मानकर जितने भी निर्णय लिए, जितने भी प्रयोग किए, वैज्ञानिक आविष्कार किए, उससे अनगिनत समस्याओं को हम पैदा कर चुके हैं। और हमने गलती से यंत्र को प्रमाण मान लिया और इसी से गड़बड़ हो गया। तो यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है, उसको भी हमको समझना है। हमने आंखों से अधिक देखने के लिए विज्ञान में टेलीस्कोप बनाए, माइक्रोस्कोप बनाए, छोटे से छोटे अंश को भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और दूर वाले ग्रह गोल को, नक्षत्रों को हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। और बहुत ही हमारी
आंखों को कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किए, पर इन सब से आखिर में जाके तो समस्याओं को ही हम पैदा किए हैं। एक उदाहरण ले तो हमने बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही शोध करके न्यूक्लियर एनर्जी का हमने शोध किया, न्यूक्लियर एनर्जी को हम समझे, पर उसका जो उपयोग हुआ वो मानव के विध्वंस के लिए हुआ, युद्ध में हुआ। तो हमने सिर्फ विज्ञान को पहचाना, इसीलिए यहाँ पर समस्या हुई। तो यहाँ पे दर्शन में जो बाबा जी कह रहे हैं, ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों से संपन्न होना मानव को जरूरी है। तो विवेक संपन्न विज्ञान से ही मानव समाधानित होगा। और वैसे ही सिर्फ गणितात्मक भाषा से न जीते हुए गुण और कारणात्मक भाषा को भी हमको ध्यान में रखना है और उससे संप्रेषित होना है, और उसके फलस्वरूप हमको मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा को लक्ष्य बना के उसको पाना ही हमारी आवश्यकता है। ऐसा हमें बनाना है। जो मानवाकांक्षा आगे भी हम चर्चा कर चुके हैं, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व जो हर मानव की कामना है, और जो जीवनाकांक्षा है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, वो हर व्यक्ति अपने में भी देख सकता है कि क्या ये दोनों मेरी आवश्यकता है, क्या ये दोनों मेरा लक्ष्य है। और फिर इस मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा को पहचानते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये भी एक हमारे स्वयं के मूल्यांकन के लिए मुद्दा है। इस पर तुलने के लिए दिशा और दृष्टि बहुत आवश्यकीय क्रिया है। दिशा को हम इस प्रकार से समझे, भौगोलिक विधियों से दिशा को हम जानते ही हैं, खगोलीय विधि से भी दिशा को जानते हैं। इसके साथ साथ और दो भाग जो ओझिल हैं, विकास की दिशा और जागृति के लिए दिशा की पहचान होने की आवश्यकता है। तो दिशा को भौतिक रूप में तो हमने पहचाना ही है, विज्ञान विधि से पहचाना है, उसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। खगोलीय विधि से, भौतिक विधि से हमने पूरे धरती पर कोने कोने में हमारा शासन या हमारा जो पैर है वो स्थापित किया हुआ है, और ग्रह खगोल में भी हम पहुंच चुके हैं। पर जो भाग हमको पहचानना है वो है विकास की दिशा और जागृति की दिशा, उसकी हमको आवश्यकता है। आगे उसके बारे में दिए है कि विकास और जागृति की दिशा क्या है। तो विकास के लिए दिशा रासायनिक, भौतिक और जीव संसार के साथ पूरकता और उपयोगिता विधि से अपने कार्य व्यवहार, अर्थात मानव अपने कार्य व्यवहार को निर्णीत करना ही और आचरण में लाना ही, फल परिणाम को पाना ही विकास की दिशा का मतलब है। तो मानवेतर प्रकृति है, पदार्थावस्था, जीवावस्था, प्राणावस्था, ये तीनों अवस्थाओं के साथ भौतिक जीव संसार के साथ हम पूरकता, उपयोगिता को पहचान के जो निर्वाह करते हैं उसको आचरण में लाना, उसके साथ सामंजस्यता में रहना, वही मानव के लिए विकास की दिशा है। इसको भी हम पहचान सकते हैं कि हम कितना उपयोगिता, पूरकता पहचान के तीनों अवस्थाओं के साथ जी रहे हैं और उसमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे है जागृति दिशा का तात्पर्य भी यही है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक मानव में संगीत को, सामरस्यता को प्रमाणित करना, जीवनाकांक्षा और मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना है। इन दोनों मुद्दों पर मानव को सफल होने की आवश्यकता है। इसके लिए सह अस्तित्ववादी नजरिया ही नित्य समाधान है। तो जागृति की दिशा किसको कहे हैं बाबा जी? तो हम
जीवन रूप में स्वयं को पहचाने, सभी मानव को जीवन रूप में पहचाने और मानव के साथ समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के साथ निर्वाह करे, उसमें संबंधों का, मूल्यों का आस्वादन हो और संबंध पूर्वक हम सबके साथ अखंड समाज के रूप में जिए। तो इसी को जागृति की दिशा का यही तात्पर्य है और हम जीवन रूप में समाधान तक पहुंचे और इसे तभी मानव का सफल होने का बात है। पूरे ये जो चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, उसका समरी आखिरी एक पैराग्राफ में लिखे ही है बाबा जी कि मानव संतुष्टि की नजरिए से रूप गुण स्वभाव धर्म रूपी आयामों की स्पष्टता से हृदयंगम करने के उपरांत ही हर मानव विकास और जागृति के संदर्भ में समाधानात्मक निर्णय संपन्न होना, फलस्वरूप जागृति और विकास की दिशा में सार्थक हो पाना होता है। यही सारांश है। तो ये जितने भी टर्म्स के बारे में हम पढ़े, जितने भी टॉपिक के बारे में हमने अभी चर्चा किया, देश, दिशा, आयाम, कोण, विस्तार, तो ये सभी को हम भौतिक रूप में तो बहुत ही अच्छे से पहचाने हैं और विज्ञान विधि से उसको पहचान के हम निर्वाह कर रहे हैं। उससे हमको कुछ उपलब्धि हुई है जो हमारे लिए, मानव जाति के लिए अच्छा है, और कई जगह पर हमने समस्याएं पैदा की है, कई जगह पर हमने गड़बड़ किए हैं। तो इसी के सह अस्तित्ववादी विज्ञान बाबा जी ने इसी का विकल्प दिया है कि हमको कौन सी दिशा पहचाननी है, कौन सी दृष्टि पहचाननी है। प्रिय हित लाभ के जगह न्याय धर्म की दृष्टि को पहचानना है, हमको जागृति और विकास की दिशा को पहचानना है, और हम इस दिशा में और इसको लक्ष्य बना के, समाधान को लक्ष्य बना के इस दिशा में आगे बढ़े और जागृति और विकास की दिशा में सार्थक हो, ऐसा ही मानव जाति का लक्ष्य है। कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के हम सभी को भी आनंद होता है और हमारे लिए भी तो यही एक बल है अपने अंदर। हमारा विश्वास इसीलिए है कि आप सब लोग ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं और हमारे साथ आप सब खड़े हैं और आपका सानिध्य हमको मिलता रहता है, और इसी सब कारणों की वजह से भी हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी और 15-20 मिनट या शायद थोड़ा 5 मिनट और लगेगा। एक चैप्टर और है काल, उसको हम कर लेते हैं। चैप्टर 15 है काल।